इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट ने अमेरिकी ठिकानों पर एक दिन में 19 हमलों का दावा किया। इराक में ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के भीतर इराक में अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी ठिकानों पर 19 ऑपरेशन किए और ये सभी हमले सुसाइड ड्रोन से किए गए। यानी इराक से लेकर खाड़ी के किसी देश में ना अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित हैं, ना ही अमेरिका के सहयोगी देश सुरक्षित हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रपति तक डींगे हाँक रहे हैं, अरे मैंने रात में इतना मारा, अभी बचेगा। कुवैत का एक ऑयल टैंकर दुबई पोर्ट के पास एंकर डालकर खड़ा हुआ था। अल सलमी नाम का यह ऑयल टैंकर शिप कच्चे तेल से लबालब भरा था, तभी ईरान ने इस शिप को भी फोड़ दिया। हमले के बाद शिप पर भयानक आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया। इस शिप पर कुल 24 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कल रात उसकी नेवी ने गल्फ देशों में अमेरिका के 4 ठिकानों को धुआं कर दिया। ये चारों ठिकाने फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद थे। आईआरजीसी ने इजराइल और अमेरिका पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 88वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में इजराइल के एक कंटेनर शिप को फोड़ने का दावा भी किया है। ईरान ने शिप का नाम एक्सप्रेस हाफोंग बताया। आईआरजीसी ने यूएई के तटों पर एक जगह को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके मुताबिक उस जगह पर अमेरिकी मरीन के सैनिक जमा हो रहे थे और यह जगह यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे से दूर एक जगह छिपी हुई थी। बहरीन के मनामा हवाई अड्डे के पास अमेरिका के 5वें बेड़े को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। वहां पर आईआरजीसी ने इसे भी ड्रोन से उड़ा देने का दावा किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस पर आईआरजीसी ने अमेरिका के 2 हाईटेक रडार को उड़ाने का भी दावा किया। ये दोनों रडार खतरे की अर्ली वार्निंग देने के लिए तैनात किए गए। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे। और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी, आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे, ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो यह करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और यह रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा, तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को छकाते हुए यरूशलेम को धुआं धुआं कर दिया। देखिए जरा,
इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया है। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं और उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षा कर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीव इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे, जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा है कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आईबीएम, डेल, एचपी, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी आईसीटी और एआई कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। आईआरजीसी ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा भाई? ईरान की इन धमकियों के बीच अगर ट्रंप युद्ध को नए लेवल पर सोचेंगे ले जाने का, तो उनके सामने एक और चुनौती है, और वो है रूस और चीन की चुनौती, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। रूस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि यह युद्ध ईरान और उसके पड़ोसी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उकसा सकता है। रूस का आरोप है कि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिका तेल की वजह से कंट्रोल चाहता है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ रूस का मिलिट्री और टेक्निकल सहयोग है। रूस कुछ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी ईरान को देता है, लेकिन रूस इस आरोप को नहीं मानेगा कि हम ईरान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस कहां पर हैं। युद्ध के बीच ईरान ने चीन के 3 ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया, जिसके बाद चीन ने ईरान को थैंक यू कहा है। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में तुरंत युद्ध कम करने की अपील की है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए ताकि दुनिया में तेल गैस का संकट खड़ा ना हो। उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार चीन के दौरे पर हैं। आज बीजिंग में वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में अपडेट दिया है। इशाक डार के इस दौरे से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान के साथ साथ पर्दे के पीछे चीन भी मध्यस्थता में लगा हुआ है। तो यह मामला रोज रोज जो है ना, वो नई करवटें लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज उठते हैं, उनका तार हिला रहता है, फिर वो कुछ नया करते हैं, फिर तार जोड़ा जाता है, फिर कुछ नया करते हैं, फिर हिल जाता है, फिर कुछ करते हैं, फिर जोड़ते हैं तो कुछ और करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिखता। पाठशाला में फिलहाल अगला चैप्टर, ईरान युद्ध के बीच राजनीति में क्या गजब घमासान मचा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा अटैक किया, उधर ममता के लेटर से क्या बवाल हुआ।
पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों का ट्रांसफर और अब बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा और बढ़ गया। मार्केट में 51 लाख करोड़ डूबे, लेकिन सोना इतना ज्यादा रिकॉर्ड क्यों गिर रहा है और क्या क्या भूचाल आने वाला है, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध से आए संकट के बीच भारत में 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं और इसे लेकर भी गजब का घमासान मचा है। सबसे ज्यादा खलबली तो बंगाल में मची है, क्योंकि कल बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची थी। ममता बनर्जी पर चुनाव को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। आज ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर वोटर लिस्ट हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। यानी अब बंगाल में पूरा मामला ही चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और इसी से जुड़े मुद्दों पर फोकस होता जा रहा है। पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों के ट्रांसफर पर हंगामा और अब वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान युद्ध से आए चैलेंज के बीच जो राजनीति हो रही है उसमें पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कह दिया। साथ ही ये गोल्ड के रेट ऐतिहासिक तौर पर क्यों गिरते जा रहे हैं, क्या ये गोल्ड रुकेगा या नहीं उसका गिरना। साथ ही ईरान युद्ध के बीच मचे राजनीतिक घमासान में बंगाल से लेकर दूसरे इलाकों में क्या बवाल मचा है, देश की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सबके बारे में बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। फॉर्म 6 आलादा करे सीईओ ऑफिसे जमा देवा होच्छे। जितना भी यानी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गया। आज नैतिक युद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। सबसे पहले बात बंगाल में मचे नए बवाल की, इसकी वजह भी आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे इस बवाल की वजह से आज कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। इस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ और सुनिए क्या हुआ। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। पुलिस यहाँ अपना ड्यूटी छोड़ करके बेल में रुकी हुई है। किस आधार पे? जब यहाँ ऐसा हो रहा, माहौल तैयार है, माहौल हो चुका है, तो आप बेल में क्या कर रही है? पुलिस से पूछिए, दलाल पुलिस से कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी को रोकना चाहती है और टीएमसी को छूट दे रही है मारने के लिए। ईटा पत्थर डंडा लेकर उधर से मारा जा रहा है। इस झड़प की शुरुआत टीएमसी की तरफ से जारी उस वीडियो की वजह से हुई जिसमें एक शख्स अपने हाथों में बड़ी संख्या में फॉर्म ले जाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी इस वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगा रही थी कि वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी का एजेंट है और वो हजारों की संख्या में फॉर्म 6 जमा कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। खुद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यही आरोप लगाया। एक बार अभिषेक बनर्जी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कहानी है क्या। কালীন কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে আসে যে কিছু ফর্ম 6 আলাদা করে সিইও অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কিছু শুভানুধ্যায়ী তো রয়েছে যারা বাংলাকে ভালো